हेलो। आज हम लोग अध्याय 7 निर्देशन या डायरेक्टिंग का अध्ययन करेंगे और आज इसके अंतर्गत हम लोग इसका अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं और इसके कुछ सिद्धांतों को देखेंगे। जब हम लोगों ने शुरू में प्रबंध के कार्यों को पढ़ा था तो हमने देखा था सबसे पहला जो काम होता है प्रबंध का वो होता है नियोजन, प्लानिंग करना। उसके बाद संगठन करना, संगठन का क्या स्वरूप रहेगा। उसके बाद संगठन के अनुरूप नियुक्ति करना, लोगों को कार्य पर रखना, और उसके बाद कार्य पर रखने के बाद जो अगला काम होता है प्रबंध का वो होता है निर्देशन का, अर्थात कब कौन सा काम कौन करेगा, कैसे करेगा, इसके बारे में निर्देश देना ही निर्देशन कहलाता है। तो जो निर्देशन है ये प्रबंध के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। बिना उचित निर्देशन के प्रबंध के अन्य तत्वों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। निर्देशन के द्वारा ही उचित नियोजन, संगठन और अभिप्रेरण संबंधी कार्य किए जा सकते हैं। इस प्रकार प्रबंध, संगठन और व्यवसाय सभी क्षेत्रों में निर्देशन जो है बहुत आवश्यक है। इसका अर्थ जो होता है कि निर्देशन जो है ये एक दिशा निर्देश है। इसमें ये बताया जाता है कि किसी कार्य को कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि सभी व्यक्ति, सभी कर्मचारी अपनी पूर्ण रुचि और क्षमता के अनुसार कार्य को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसकी परिभाषा हम लोग कुंज और ओडोनेल के अनुसार से देखते हैं। इसको आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा। अधीनस्थों के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य निर्देशन कहलाता है। इसके जो अर्थ है उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो संकुचित अर्थ और दूसरा है विस्तृत अर्थ। संकुचित अर्थ में व्यक्तियों को यह बताना और देखना, यह बताना कि क्या करना है और यह देखना कि वो अपनी पूर्ण क्षमता से काम कर रहे हैं कि नहीं। ये संकुचित अर्थ में निर्देशन का अर्थ है। और इसमें आदेश और निर्देश देना, कार्य की उचित विधि बताना, आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, प्रशिक्षण देना आदि बातों को सम्मिलित किया जाता है। परंतु निर्देशन को जब हम लोग विस्तृत अर्थ में देखते हैं तो न केवल इसका कार्य काम लेना है परंतु उत्पादन के क्षेत्र में एक ऐसा वातावरण निर्मित करना है जिसमें कर्मचारी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करने के लिए अभिप्रेरित हो। तो इस प्रकार से इसमें नेतृत्व को भी शामिल किया जाता है, अभिप्रेरण को भी, संप्रेषण को भी और नियंत्रण को भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार निर्देशन एक बहुत बड़ा शब्द है और एक बहुत महत्वपूर्ण घटक भी है। अब इसकी कुछ प्रकृति या विशेषताओं को देखेंगे। सबसे पहली जो विशेषता है एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। गत्यात्मक का अर्थ होता है लगातार चलते रहना। एक बार निर्देशित करने के बाद चुपचाप बैठ गए, ये निर्देशन नहीं होता। निर्देशन के अंतर्गत लगातार कार्य चलते रहता है, लगातार निर्देशित किया जाता रहता है। और इसमें जो उच्च अधिकारी हैं वो नवीन और नवाचार से संबंधित निर्देश लगातार देते रहते हैं। और यदि इसमें किसी भी प्रकार का आलस्य प्रबंधन द्वारा किया गया तो ये उपक्रम के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और इसी के संबंध में इंग्लिश में एक कथन भी है कि डायरेक्शन गोज विथ वर्क एज लॉन्ग एज द वर्क इन प्रोग्रेस, द डायरेक्शन हैज़ टू कंटिन्यू। जब तक काम चलता रहता है तब तक निर्देश देना पड़ता है। दूसरा, निर्देशन जो है ये सभी स्तरों पर व्याप्त होता है, अर्थात प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। तो ये तीनों स्तरों पर निर्देशन की आवश्यकता होती है और अंतर केवल ये होता है कि निर्देशन का स्तर क्या होगा। बाकी सभी स्तरों पर निर्देशन व्याप्त होता है। प्राथमिक कड़ी और नियंत्रण के मध्य, प्राथमिक कार्य और नियंत्रण के मध्य की कड़ी है। नियोजन और पूर्वानुमान प्राथमिक कार्य है और नियंत्रण अंतिम कार्य है। तो ये दोनों के बीच की कड़ी को निर्देशन पूरा करता है या जोड़ता है दोनों को।
निर्देशन प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व है। ये भी इसकी विशेषता है कि निर्देशन में पर्यवेक्षण और नेतृत्व का गुण पाया जाता है। किसी भी कार्य का पर्यवेक्षण करना या कुछ कर्मचारियों का कुशल नेतृत्व करना भी निर्देशन की श्रेणी में आता है। पांचवी विशेषता है निर्देशन का संबंध मात्र व्यक्ति से ही होता है, क्योंकि व्यक्ति को ही व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया जाता है और व्यक्ति के निर्देश पर ही सभी कार्य संपादित किए जाते हैं। तो निर्देशन का संबंध जो है मात्र व्यक्ति से होता है। समस्त प्रक्रियाएं निर्देशन के आसपास घूमती हैं, ये इसकी आखिरी विशेषता हम लोग देखेंगे। निर्देशन प्रबंध का वह तत्व है जिसके निर्देश पर उसके आसपास समस्त अन्य घटक घूमते हैं, अर्थात निर्देशन का प्रकार व स्वभाव जैसा होगा वैसे ही अन्य तत्व क्रियाशील होंगे। इस प्रकार निर्देशन अन्य घटकों का केंद्र बिंदु होता है। अब हम लोग निर्देशन के सिद्धांत देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन की किन किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जिसमें पहला है अधिकतम योगदान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को इस प्रकार अभिप्रेरित किया जाता है कि कर्मचारी स्वयं होकर प्रयास करें और अपना अधिकतम देने का प्रयास करें, अधिकतम योगदान जो है संस्था को प्राप्त हो सके। तो ये पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अधिकतम योगदान का, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाता है कि वो अपना 100% उपक्रम को दें। दूसरा जो सिद्धांत है वो है उद्देश्यों में सामंजस्यता का सिद्धांत, और इसके अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों तथा कर्मचारी के व्यक्तिगत उद्देश्यों को के बीच में समन्वय स्थापित किया जाता है, जिससे कि वो एक दूसरे के प्रति सहायक हों। मतलब कर्मचारियों को ये समझाया जाता है कि यदि आप अपना योगदान पूर्ण योगदान देंगे तो उससे उपक्रम को फायदा होगा, और जब उपक्रम को फायदा होगा तो उपक्रम उस फायदे का एक भाग कर्मचारियों को देगा। तीसरा है आदेश की एकता का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अनुसार एक अधीनस्थ को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। यदि दूसरे और अधिकारियों से, एक से अधिक अधिकारियों से आदेश मिलेगा तो वो संशय की स्थिति में होगा कि वो किस अधिकारी का पालन करे और किसका नहीं करे, क्योंकि जिसका पालन नहीं करेगा वो अधिकारी नाराज हो जाएगा। तो इसलिए आदेश की एकता होनी चाहिए, अर्थात एक अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। चौथा सिद्धांत है संप्रेषण की स्पष्टता का सिद्धांत, और इसके अनुसार से संप्रेषण की बाधाओं को दूर कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो प्रेषित संदेश है प्राप्तकर्ता द्वारा उसी रूप में प्राप्त किया जाए और भेजा और समझा जाए जिस रूप में उसको भेजा गया है। तो इसमें ये संप्रेषण संबंधी स्पष्टता होनी चाहिए, नहीं तो उससे भ्रम हो सकता है। पांचवा अनौपचारिक संगठन का सिद्धांत, और इसका प्रयोग जो है संस्था में औपचारिक संगठन की जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए किया जाता है। हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। और अनौपचारिक संगठन से स्वतंत्रता पूर्वक संदेशों के आदान प्रदान में सहायता मिलती है और कर्मचारियों की पहलपन में भी वृद्धि होती है। छठवां है नेतृत्व का सिद्धांत। अधीनस्थों को उच्च अधिकारियों द्वारा कुशल व प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करना चाहिए तथा अपने व्यक्तित्व द्वारा कर्मचारियों के व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए। अधिकारियों को स्वयं एक नमूना प्रस्तुत करना चाहिए। यदि अधिकारी खुद ही तय समय से देर में आएगा तो वो अपने कर्मचारियों को किस प्रकार अभिप्रेरित करेगा कि आप समय से आइए। तो इस प्रकार नेतृत्व का सिद्धांत ये कहता है। उसके बाद सातवां है अनुगमन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि संस्था द्वारा तैयार किए गए नीतियों, निर्देशों और आदर्शों का पालन कर्मचारियों द्वारा उसी प्रकार से किया जाए तथा समय समय पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए और इसकी जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा निर्देशन क्या होता है, अर्थात निर्देश देना, कौन सा काम कब किसके द्वारा कहाँ पर होगा। उसके बाद उसकी परिभाषा भी देखा हमने कुंच और ओडोनिल के अनुसार। संकुचित अर्थ और विस्तृत अर्थ में इसको समझा हम लोगों ने।
उसकी प्रकृति और विशेषताओं को भी देखा, और उसके बाद अंत में आज हम लोगों ने निर्देशन के जो 7 सिद्धांत हैं उनका भी अध्ययन किया। आने वाले समय में हम लोग निर्देशन के तत्व और निर्देशन के महत्व को पढ़ेंगे।